मैंने क्या कहा कि हमारे सीए इंटर लॉ के अंदर दो प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। ये एक होता है बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन, क्या होता है बोलो, डायरेक्ट क्वेश्चन। और एक होता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन, क्या होता है बोलो जल्दी से, इनडायरेक्ट क्वेश्चन एक और होता है। सर ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली पूछ लेंगे कि भैया ये सवाल है, मुझे उसका जवाब चाहिए करके, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कि एनसीएलटी क्या क्या स्टेप्स ले सकता है अगर आप उनको फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देते हो, या एमओए के अंदर कौन से क्लॉजेस है, या एमओए का नेम क्लॉज क्या कहता है, आप समझ रहे बात को। ऐसे कुछ डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल आपसे पूछेंगे। या इनडायरेक्ट क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन में ये आपको केस स्टडी देंगे, क्या देंगे बोलो जल्दी से, केस स्टडी देंगे। और केस स्टडी के ऊपर फिर ये लोग क्या पूछते हैं, उसके अंदर से सवाल पूछते हैं, उसके अंदर से बहुत सारी बातचीत यहाँ पे करते हैं। ओके सर, परफेक्ट है क्या, एब्सोल्युटली परफेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे तो क्या कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट सवाल देंगे, कोई केस स्टडी वेस्ट स्टडी का लफड़ा नहीं। तो आपको अगर आंसर आता होगा तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन सीधा लिख के आ सकते हैं, लेकिन केस स्टडी में आपको एक हिंट मिल जाती है कि आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है। देखो केस स्टडी को ही प्रेजेंट करना थोड़ी सी दिक्कत की बात है, क्योंकि बच्चों को इसके अंदर समझता नहीं है कि आंसर को कितना लिखना है और कितना नहीं लिखना है, समझे क्या। बच्चा फैल जाता है इसके अंदर, वो देखता ही नहीं बेटा कि कितने मार्क का क्वेश्चन है, क्या कितने मार्क का है, पूरा लेट जाता है वो पेपर के अंदर, बस बोले मेरे को जितना आएगा सब पेल दूंगा बोले, है ना, ऐसा हो जाता है। पर आपको जनरली ऐसा नहीं करना है, समझ रहे आप बात को, कैसा करना है सर वो मैं सब आपको भी गाइड करूंगा। चलो सबसे पहले तो आप ये क्वेश्चन को पढ़ो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार मेरे साथ पढ़ेंगे। The information extracted from the audited financial statement of Smart Solutions Private Limited, क्या कहा मैंने बोलो, Smart Solutions Private Limited as on 31st March is as below। जिसके पास किताब आ गई है बेटा पेज नंबर 16 के ऊपर है, ठीक है। ओके अब देखो पेड अप कैपिटल कितना है इनका, पेड अप कैपिटल है 50 लाख रुपए, ठीक है। देर इज नो चेंज इन द पेड अप कैपिटल देयर आफ्टर। और टर्नओवर मुझे कितना नजर आ रहा है यहाँ पे, 2 करोड़ रुपए मुझे टर्नओवर नजर आ रहा है। तो पेड अप कैपिटल हो गया 50 लाख और टर्नओवर हो गया 2 करोड़ रुपए, परफेक्ट है। इट इज अंडरस्टूड दैट नाइस सॉफ्टवेयर लिमिटेड विच इज अ पब्लिक कंपनी इज होल्डिंग कितने शेयर्स, 2 लाख इक्विटी शेयर्स फुल्ली पेड अप ऑफ स्मार्ट सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। Smart Solutions Private Limited has filed the financial statement for the said year with the ROC, excluding क्या बोला यहाँ पे, excluding cash flow statement prescribed within the timeline during the financial year 2021. The ROC has issued the notice to the Smart Solutions Private Limited as it has failed to file cash flow statement along with the balance sheet and profit and loss. You are to advise on the following points, explaining the provisions of the Companies Act, whether Smart Solutions shall be deemed to be small company whose significant equity shares are held by public company, या when Smart Solutions Private Limited, या whether Smart Solutions Private Limited has defaulted in filing financial statements। भाई साहब खतरनाक, एक बार खुद से पढ़िए जरा, क्वेश्चन पढ़िए बेटा एक बार खुद से जरा, जल्दी जल्दी सारे लोग क्वेश्चन पढ़ो एक बार। बेटा जय वो है ना, मेरे IG sir.in के ऊपर होता है वो, है ना। वो जो है उसके ऊपर होता है वो, ठीक है। चलो पढ़ लिया आपने क्वेश्चन, सभी लोगों को क्वेश्चन समझा क्या। पहले तो देखो पहली स्टेप होती है क्वेश्चन समझने की। देखो ऊपर के एक्सट्रैक्ट दिए ये कंपनी से रिलेटेड स्मार्ट सोल्यूशन, ये एक्सट्रैक्ट दिए एक नाइस सॉफ्टवेयर जो इन्वेस्ट कर रखा है किसके अंदर, स्मार्ट सोल्यूशन के अंदर। और फिर उन्होंने सवाल बोला है कि ये जो स्मार्ट सोल्यूशन से इसने कैश फ्लो स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं किया, तो मुझे आप ये बताइए क्या इन्होंने डिफॉल्ट किया। और फिर पूछ रहे क्या स्मार्ट सोल्यूशन एक स्मॉल कंपनी है क्या। पहली बात तो मुझे एक बात बताइए, अगर कोई स्मॉल कंपनी होती है तो क्या उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ता है क्या, हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या एक स्मॉल कंपनी को
कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ता है क्या? पहले मुझे ये जवाब दीजिए आप, जल्दी जल्दी मुझे जवाब दीजिए। आपका जवाब है नहीं सर। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये स्मॉल कंपनी हो गई तो इसको ये बनाना नहीं पड़ेगा। अब आपने एक एक्सेप्शन आपको याद है स्मॉल कंपनी का कि वो होल्डिंग या सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए किसी के। तो अब देखो 5 लाख शेयर्स है और उसमें से 2 लाख होल्ड करके रखे, इसका मतलब है कि ये होल्डिंग या सब्सिडरी वाले कंडीशन में भी नहीं फंस रही है बेटा। तो ये स्मॉल का दर्जा ले लेंगी, और अगर इसने स्मॉल का दर्जा ले लिया तो इसका मतलब है इसको कैश, ये स्मॉल कंपनी हो जाएंगी। और स्मॉल कंपनी हो गई तो क्या इनको यहाँ पे बनाना पड़ेगा क्या बेटा? नहीं सर, फिर यहाँ पे इनको कैश फ्लो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझे क्या आप बात को? पर सवाल बनता है कि क्या ये स्मॉल कंपनी है क्या? पहले तो आप मुझे ये बताइए। तो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन कितनी होती है? 4 करोड़ और 40 करोड़ की। कितने की होती है? 4 करोड़। क्या 4 करोड़ के अंदर है पेड अप कैपिटल? हाँ। क्या 40 करोड़ के अंदर है बेटा टर्नओवर? हाँ। तो ये स्मॉल कंपनी हो गई। क्या कहा मैंने? बोलो, ये स्मॉल कंपनी हो गई। बस यही तो बात है। ठीक है, चलो। तो इसका मतलब सर हम लोग लिखेंगे पहले स्मॉल कंपनी के बारे में, फिर हम लोग लिखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, और उसमें बताना पड़ेगा कि कौन से कंपनीज को कैश फ्लो नहीं लगता है, और फिर हम लोग फाइनली अपना क्या देंगे, हमारे कंक्लूजन के ऊपर पहुंचेंगे। एक स्ट्रक्चर आपको समझा? चलो अब मैं आपको आंसर कैसे लिखना है मैं आपको वो बताता हूं। ठीक है, चलो सर देखिए, सबसे पहले आप सेंटर में लिखेंगे जो भी आपका आंसर नंबर है। अब यहाँ पे अपना आंसर नंबर 11 है तो मैं सेंटर में लिखूंगा आंसर नंबर 11। ठीक है, ओके। फिर देखो देखो देखो, सबसे पहले आने वाला है एक्ट एप्लीकेबल। क्या आता है बोलो जल्दी से? एक्ट एप्लीकेबल। तो यहाँ पे लिख दो दी कंपनीज एक्ट 2013। दी कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, ओके परफेक्ट। फिर प्रोविजन। फिर क्या आता है बेटा? प्रोविजन। देखो एक बात ध्यान रखना, जब भी आप लॉ के आंसर लिख रहे हो तो हमेशा हमेशा आपको क्या करना है, अपने आंसर्स को पॉइंट वाइज लिखना है। कैसे लिखना है बोलो जल्दी से? हमेशा अपने आंसर को आप पॉइंट वाइज लिखेंगे। कभी अननेसेसरी पैराग्राफ में गुचेड़ मत देना। उसके अंदर चांसेस होते हैं कि जो आपने अच्छे पॉइंट लिखे हैं ना वो इवेल्युएटर से मिस हो जाए बेटा। ठीक है, देखो अपने को चाहिए मार्क्स भैया। ठीक है, आओ पहला, अ company shall be small company. A company shall be small company where its paid up share capital is not more than 4 crore. Its turnover shall not exceed 40 करोड़। 40 करोड़। Its turnover shall not exceed 40 करोड़ when both above cases are satisfied, then said private company shall be deemed to be small company या said to be small company। ठीक है, ओके। फिर a company cannot claim status of small company if it is
सब्सिडरी और होल्डिंग ऑफ एनी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी और एनी अदर कंपनी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। हुआ आपका इतना? सभी लोग जल्दी से बताएंगे क्या इतना हो चुका है? यस। तीसरा, तीसरा देखो, मुझे यहाँ पे क्या क्या बताना है, स्मॉल कंपनी के बारे में बताना है, फिर मुझे ये भी बाद में प्रूफ करना है कि ये सब्सिडरी नहीं है, तो मुझे सब्सिडरी की भी डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, और इसके साथ साथ मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन भी लिखूंगा। तो तीसरे पॉइंट में मैं सब्सिडरी कंपनी के बारे में समझा दूंगा, और चौथे पॉइंट में मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बता दूंगा। ठीक है, ओके। तीसरा लिखो, अ कंपनी shall be subsidiary of another company where such another company where such another company controls more than one half of total voting power or controls composition of board of directors। क्या आपको ये बातें याद आ रही है बेटा? मुझे पहले आप ये बात बताइए, क्या आपको ये बातें याद आ रही है? ये जो हम लोगों ने नोट्स बनाए थे, ये जो हम लोगों ने रिवीजन बार बार किए, क्या उससे आपको ये बातें याद आ रही है? क्या मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ? हाँ, जल्दी जल्दी बोलो, है ना? यस। तो आंसर लिखते वक्त कभी भी ध्यान रखना कीवर्ड्स याद आने चाहिए। 100% स्टेटमेंट मेरा कोई बुक से मैच नहीं हो रहा है, पर अगर आप देखोगे तो जो बुक के अंदर हमने कीवर्ड्स लिखे हैं वो पूरे कीवर्ड्स मेरे इस आंसर के अंदर आ रहे हैं, तो मेरे मार्क्स कटने का स्कोप जो होता है ना वो बहुत कम हो जाता है इससे। ठीक है ना? यस, ओके, परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। ओके सर, चलिए आइए आगे बढ़ेंगे। अब चौथा, चौथा फाइनेंशियल स्टेटमेंट includes includes balance sheet, profit and loss, cash flow statement, statement of changes in equity, and explanatory statement, explanatory statement, explanatory statement। मुझे बताइए, आप एग्जाम में ऐसा लिखेंगे क्या, बीएस, पीएनएल, सीएफएस, सोकी, ये सब लिख के आएंगे क्या? कॉमन सेंस है? नहीं सर, हमको एग्जाम में पूरा लिखना पड़ता है, मार्क्स पूरे चाहिए ना, तो पूरा लिखने का। सर आपने क्यों लिखा? मैं बन गया ना बेटा। अब समझ रहे क्या? देखो ऊपर अल्टीमेट के नीचे देखो क्या लिखा है, सीए इंद्रेश गांधी, मैं बन गया ना, है ना? तो ठीक है, आओ चलिए, मैं सीए कर रहा हूं बेटा, आपको सीए बनना है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, आओ अगला। फिर इसी के नीचे प्रोवाइडेड दैट, क्या कहा मैंने, बोलो? प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड दैट। सोकी का फुल फॉर्म क्या है, याद करो क्या है, बताओ बताओ जल्दी से। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, है ना? यस, चलो अब देखो, नेक्स्ट देखो, प्रोवाइडेड दैट स्मॉल कंपनी, ओपीसी, डोरमेंट कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, ब्रैकेट में स्टार्टअप,
shall not include CFS, CFS, CFS in फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बराबर, राइट? बोलो जल्दी से, क्या आपको, मुझे बताइए क्वेश्चन में देख के, देखो क्वेश्चन ने पूरी हिंट दे दिया कि मुझे कौन से प्रोविजन चाहिए। आप देखो ना क्वेश्चन को, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो उसने बोला पहले स्मॉल कंपनी के बारे में, फिर इन्होंने जो बातें किया ये सब बातें किया किसको लेके बेटा, सब्सिडरी वाली चीज को लेके, वो मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पे ये लोग फाइलिंग स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में भी लिख दिया। मतलब क्वेश्चन ने मुझे पूरी हिंट दे दिया था कि उसको कौन से प्रोविजन चाहिए। तो मुझे क्या वो सारे प्रोविजंस लिख के आना है क्या? मुझे जल्दी से बताइए, मुझे क्या, मुझे सारे प्रोविजंस लिख के आना है क्या? बोलो 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 जल्दी से मुझे, है ना? यस सर, परफेक्ट है, एब्सोल्युटली परफेक्ट है। सीएफएस का मतलब होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप क्लास में थी नहीं क्या बेटा आप लोग, है ना? ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? नोट्स के अंदर भी आई थिंक सो अपन ने सीएफएस ही लिखा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट को सीएफएस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपन क्या लिखते हैं, एफएस लिखते हैं। हो ठीक है, धीरे धीरे आपको यूज टू हो जाओगे, आप अभी नए नए हो, कॉले कॉले हो ना अभी आप लोग इंटर में, है ना? यस। बाकी अपन ने आई थिंक सो लिख के तो पूरा रखा है। सोकी का मतलब क्या होता है, बीएस का मतलब तो पता है ना आपको, बिजनेस स्टडीज, है ना? नहीं, बैलेंस शीट, है ना? ओके चलो आ जाओ। अब हम लोग लिखेंगे अपने आंसर को। अब देखो कंक्लूजन लिखने के दो तरीके हैं, एक तो फैक्ट्स ऑफ द केस लिख के अलग से कंक्लूजन लिखो, या आप सीधा हेडिंग डालो एनालिसिस एंड कंक्लूजन और सीधा फैक्ट ऑफ द केस को मिक्स करके अपने सॉल्यूशंस को प्रेजेंट कर दो। इससे क्या होता है, फैक्ट ऑफ द केस भी आ जाता है और आपका आंसर भी आ जाता है, और अलग से टाइम नहीं जाता एफओसी के अंदर, यानी कि फैक्ट्स ऑफ केस के अंदर। ठीक है, अब ध्यान दो कैसा लिखना है, मैं आपको सिखा रहा हूं अभी, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। ठीक है, आओ ध्यान दो, चलो चलो चलो, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। इन द गिवन केस, इन द गिवन केस, स्मार्ट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड has paid up share capital of paid up share capital of 50 lakh and turnover of turnover of 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़, which means it can avail status of small company as per above given criteria. Also Nice Software Limited holds 2 lakh share out of 5 lakh, which means it is not holding company. So in given case, Smart Solution Private Limited, Smart Solutions Private Limited has not filed has not filed cash flow statement in financial statement.
which falls under exception 2. This means there is no non-compliance of act. नो नॉन कंप्लायंस ऑफ एक्ट। हो गया क्या? समझे क्या आप बात को? सर क्या मैंडेटरी है फैक्ट ऑफ द केस लिखना? बेटा आप थोड़ा सा फैक्ट ऑफ द केस लिखते हो तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है आंसर का। समझ रहे क्या आप बात को? अब जैसे ये आंसर मिनिमम 5 नंबर के लिए सवाल पूछा होगा पेपर में, उसके आंसर से ही समझ में आ रहा है क्योंकि काफी लेंदी आंसर था उसका। तो मिनिमम 5 नंबर के लिए ऐसे सवाल पूछते हैं, तो सीधी सी बात है मुझे अपना प्रेजेंटेशन भी वैसा लिखना पड़ता है फिर। समझ रहे आप बात को? मैं प्रेजेंटेशन जितना अच्छा रखूंगा मुझे मार्क्स उतने अच्छे मिलेंगे, मुझे नंबर उतने अच्छे मिलेंगे फिर, है ना? तो ऐसा यहाँ पे बोला जाता है। गॉट इट? चलिए, क्या आपको बात समझ में आएगी? चलिए, क्या डन है क्या बेटा? सभी लोग होने के बाद बताइए, डन लिख दीजिए। सर सेक्शन लिखना मैंडेटरी है। आप मुझे एक बात बताइए, देखो मैंने आपका जवाब यही लिख दिया है ना, मैंने सेक्शन का प्रयोग किया नहीं किया, मतलब सेक्शन लिखना मैंडेटरी नहीं होता है। फिर भी अगर आपको याद है तो आप बिल्कुल लिख के आइए, वो हमेशा आपको एज देगा उसके कंपैरिजन में जो सेक्शन नहीं लिखता है, बट सिर्फ उसको लेके बैठना इट्स कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, ओके, समझे आप बात को? सर होल्ड शेयर बट नॉट होल्डिंग कंपनी। बेटा होल्डिंग कंपनी बनाने के लिए आप सोचो ना, देखो सर दूसरी कंपनी है, इस कंपनी के 5 लाख शेयर है, इस कंपनी के पास इस 5 लाख में से 2 लाख शेयर है, बराबर है ना? तो 2 लाख शेयर को ये होल्ड करता है। पर सब्सिडरी अगर बनाना होता या इस कंपनी को होल्डिंग बनना होता तो मुझे जरा कमेंट करके बताना मिनिमम कितने शेयर्स लगते। तो अपन कहते 2.5 लाख एक शेयर लगते। कितने लगते बोलो? 2.5 लाख एक शेयर लग जाते। अगर 2.5 लाख एक शेयर इसके पास होते तो ये बन जाती होल्डिंग कंपनी और ये बन जाती सब्सिडरी कंपनी। समझे क्या आप बात को? ऐसा। गॉट इट एवरीवन? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? सारे लोग जल्दी जल्दी बताएंगे मुझे, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? क्या इतनी पूरी बातें क्लियर क्लियर? और किसी को कुछ? सर जब पूछा ही नहीं है सुमित तो अपने को कोई देने की जरूरत नहीं। अगर पूछा होता रेफरेंस में कि क्या ये होल्डिंग है या कुछ है, तब आप वहां पे लिख देते एसोसिएट या होल्डिंग है करके। ठीक है ना? ओके, और बताइए बाकी, और बताइए किसी को, और किसी को कोई डाउट? बताओ बताओ बताओ। क्या सभी लोगों को ये बात समझ में आ रही है क्या? देखो जनरली 3 मार्क या 2 मार्क के क्वेश्चन होते हैं तो आपको फैक्ट्स ऑफ द केस को नहीं लिखना है, बाकी 4 हो गए, 5 नंबर के हो गए तो आपको लिख के आना है बेटा। ठीक है, ओके। और सबको ये बातें एकदम क्लियर क्लियर? आपको सभी लोगों को समझा कि आपको आंसर ये कैसा लिखना है करके? सभी लोग जल्दी से बता देंगे मेरे को, है ना? यस,